तो दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू अलग में BHDC की। बार बार तुम डिमांड कर रहे थे कि सर इसकी कॉन्सेप्ट क्लास कब आएगी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लास लेने में कुछ फायदा नहीं है, सब्जेक्ट ही इतना टिपिकल सा है। ये भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, इसके बाद इसमें कौन कौन से काल है आपको खुद को भी नहीं पता होगा अगर आपने पढ़ा हो। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले मैं वो क्लियर कर लेता हूँ, ठीक। इसके बारे में आप भक्ति काल को एक बार पढ़ लेना कि भक्ति काल में कौन कौन से कवि थे, ठीक, इनकी थोड़ी रचनाएं थी। और आप क्या करेंगे, इसमें से आपको जो काम करने में क्लियर कर देता हूँ, ठीक। हालांकि आगे भी मैं बताऊंगा। इसके बारे में आप क्या कर लेना, जीवन परिचय तैयार कर लेना। जीवन परिचय तैयार कर लेना, कोई भी दो जीवन परिचय तैयार कर लेना। उसके बाद जैसे जीवन परिचय में मैं बताऊं, ये भक्ति काल हो गया, जीवन परिचय हो गया, और कुछ रचनाएं, जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो प्रीवियस ईयर मैंने आपको दिखाया उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मिले तो वो आपको करनी है तैयार, ठीक। और एक दोहा तो आपका फिक्स है शुरू में ही जो आपको मिलेगा, और ये होगा आपका कंपलसरी, यानी कि मीन्स अनिवार्य है। तो इसको तो देखिए ट्रांसलेट हम करवा भी नहीं सकते और ना इस बात की गारंटी हुआ कौन सा आएगा। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको उसके बेसिक वर्ड पकड़ने हैं। बेसिक वर्ड जो आपको समझ में आए, जिस हिसाब से समझ में आए वहां पर आप लिख देना। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसे खाली मत छोड़िएगा। क्या नहीं करना, आपको खाली नहीं छोड़ना, आप कुछ ना कुछ वहां पर लिख के आना उसी से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि गाना लिख के आ गए, ठीक। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। प्रीवियस ईयर सीरीज के ऊपर मैंने क्वेश्चंस उसमें से निकाले। मैंने आपसे कहा था ना, जो क्वेश्चन है आपके 3 से 4 क्वेश्चन पेपर है, उनको एनालिसिस करने के बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाले। एक क्लास आपकी हो जाएगी और एक डाल दूंगा मैं कल, और 19 को है आपका पेपर, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये 2 ही क्लास आपको 2-3 बार देख लेनी है। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग मटेरियल है या इग्नू की बुक है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आप में आपको यकीन हो तो आप स्टार लगा लो उस पर, उसे पढ़ के चले जाना। 100% गारंटी दे रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके आपको बोलते हैं। अभी तक जो भी पेपर दे के आए हैं, आप उनका कमेंट पढ़ सकते हो, उन्होंने खुद बताया कि उनका पेपर अच्छा गया है। इसके अलावा देखिए हम भी एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक। तो चलिए और करते हैं क्लास की शुरुआत। और इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे क्या क्या करना है। भक्ति काल पढ़ लेना, जीवन परिचय तैयार कर लेना और रचनाएं पढ़ लेना, ठीक। दोहा इसमें अनिवार्य आएगा। चलिए तो क्लास की शुरुआत आपके करते हैं। फर्स्ट मैंने आपके लिए मलिक मोहम्मद जायसी स्टार लगा लो इस पे। अब देखिए जीवन परिचय कितना बेहतरीन लिया है। बात करूं जन्म की, 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। हालांकि मृत्यु तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डेटा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखिए मेरे ट्रिक के हिसाब से यहाँ काम कर रहा है नहीं कर रहा। सबसे पहले क्या आ गया, इनका बर्थ आ गया, जो आपको मैंने अभी डे में ही बताया था। मैंने आपको डे में इसकी ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी इसकी मैंने, अगर आपको याद है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी HR वाली। सर कौन सी ट्रिक बताई थी, मैंने बोला था जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, आप क्या करते हो, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, HR आपसे क्या बोलता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले नाम बताते हो। देखो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर क्या बता रहे हो, तो नेम आ गया, नहीं आया इनका, नाम आ गया। उसके बाद वो क्या पूछता है आपसे, उसके बाद लाइक आपकी DOB तो खैर रिज्यूम में ऐड होती है, लेकिन आपको यहाँ कर लेना है, ठीक। DOB हो गया। उसके बाद प्लेस हो गया आपका क्या हुआ था, आपका जन्म का हुआ था, आपका प्लेस हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, जन्म स्थान के बाद जैसे वहां पर आपकी स्किल्स होती हैं, इनकी यहाँ पर रचनाएं हो गई और विशेषताएं हो गई। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मुश्किल से आपको 4 से 5 पॉइंट इसमें क्लियर कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ। हालांकि पूरा तो आपको पता है, हम सब इंसान ही, रोबोट तो कोई है नहीं जिसकी कैपेसिटी थोड़ी अच्छी होगी, वो सब कर लेगा याद। देखो उसके बाद नाम, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ, काव्य विशेषताएं, ठीक। उसके बारे में भाषा इनकी कौन कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है। एक राइटर के रूप में आप भी देख सकते हो कि आपके रिज्यूम में भी लिखा रहता है लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हो, तो इनकी भाषाएं भी आप लिख लेना। ठेठ अवधी, अरबी फारसी के शब्दों में इनका प्रयोग किया था। और बात करूं सबसे फेमस जो इनका है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, पद्मावत आपने सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की थी वो, ठीक। जो इनका लिखा हुआ था ना, लिखी हुई बुक थी, उसी के ऊपर शायद वो मूवी थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी को आप कर लेंगे तैयार। मैंने आपका काम खत्म कर दिया। हालांकि मैंने बोला था तुम पढ़ लेना, स्टार लगा लो इस पे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन परिचय में ये फंसेगा ही फंसेगा। एक आपका हो गया क्लियर। और इसके बाद थोड़ा सा आप बना के भी लिखना कि ये इनकी भाषाएं थी। आपने थोड़ा क्वेश्चन को बनाना सीखो। फारसी भाषा ऐसे अपनी तरफ से भी ऐड करो, फारसी भाषा में इनकी अच्छी पकड़ थी इसलिए इनकी ज्यादातर रचनाएं इन्हीं भाषाओं में मिलती हैं। 4 से 5 लाइन बेसिक करके बनाना सीखो। जैसे कहते नहीं है
स्मार्ट बच्चे के लिए तो एक शब्द बता दो ना, बस उसे बता दो कि भाई इसमें ना आपको ये लिख, सॉरी दोस्त, आपको इसमें ये लिखना है कलाम, तो कलाम से ही चालू कर देता है लिखना 4 से 5 लाइन। तो ऐसे ही वर्ड पकड़ना इसमें सीखो। और बात करूं पिता इनके कौन थे, शेख ममरेज इनके पिता थे। ठीक, तो ये आपको पूरी की पूरी मैंने चीजें बता दी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। एक बार चीजें देख लेंगे, आपको क्लियर दिख रही है नहीं, ठीक, जूम वगैरह करके। हाँ, तो आपको चीजें ये दिख रही है पूरी एकदम क्लियर। चलिए, और जिसने नहीं देखा हो एक बार थोड़ा और जूम कर देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी आपके सामने ये लगे हुए हैं विद फोटो के साथ, तो एक बार आप क्लियर कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं इसमें तुम्हें क्या समझाऊं, तुम कहते हो तुम्हारी हर वक्त ये डिमांड रहती है कि सर समझाओ, इसमें आप खुद ही बताइए। ये जो डेटा होता है, डेटाबेस क्लास होती है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो हमारी, मैं यूं नहीं कह रहा, देखो मैं इसे नहीं पढ़ा पा रहा है, आपको पता है सर, ये आप ही, आपको ये क्लास दे दी जाए तो आप इसमें हमें क्या समझाओगे, इनके बारे में हम आपको क्या समझाएंगे। तो ये कुछ दोस्तों, कुछ ये ऐसी चीज होती है जो आपको खुद ही क्लियर करनी पड़ती है। नाम, जगह, रचनाएं, पिता का नाम क्या था, क्या क्या इनकी खासियत थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ से क्लियर। चलते हैं अगली तरफ। अगली तरफ आई है इनकी साहित्यिक कृतियां। देखिए मैंने आपको पहले वहीं बताया था, इसे थोड़ा जूम कर लूंगा मैं, आप बोलोगे कि नहीं बताया था, मैंने आपको उसी पे बता दिया था। पद्मावत, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, पिक्चर के नाम पे तुम्हें तुरंत याद आ जाता होगा। ठीक, साहित्य कृतियां इनकी एरी फेमस फेमस लिए मैंने। पद्मावत इनकी साहित्य कृति है, अखरावट इनकी साहित्य कृति है, और आखिरी कलाम, आखिरी कलाम इनकी साहित्य कृति है, और चित्र रेखा। अगर आप 3 भी याद रख लेंगे ना तो आप आराम से लिख देंगे वहां पर। पद्मावत तो फेमस ही फेमस है, ठीक, उसके बाद अखरावट लिख देना, अखरावट लिख देना। 2 तो हो गई। पद्मावत के ऊपर तो पूरी मूवी बनी हुई है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की। उसके बाद क्या, आखिरी कलाम लिख देना, और चित्ररेखा। ये जायसी की सर्वोच्च यानी कि सबसे फेमस रचना मानी जाती है। अब दोस्तों फेमस ही तो होगी, पिक्चर किसी ऐसी चीज के ऊपर तो बनती नहीं है जिसमें अच्छा ही ना लगे। हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है इसे। किसका, हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम की कहानी इसमें बताई गई है। तो आपके सामने पद्मावती है, दूसरा है अखरावट, इसमें ईश्वर, जीव और सृष्टि। अखरावट बात करता है ईश्वर, जीव और सृष्टि की बात करता है, जबकि पद्मावत में बात है एक राजा रानी की, जो चित्तौड़ के आपके राजा थे, उसके बारे में पूरी मूवी आपने देखी होगी। इसमें शायद मेरे ख्याल से हीरो तो मुझे याद नहीं है। इस ग्रंथ में कयामत, कयामत यानी कि महाप्रलय, आखिरी कलाम, नाम से ही पता लग रहा है आखिरी कलाम को तुम समझ लो आखिरी सलाम, आखिरी सलाम इसे समझ लो, इसकी ट्रिक बना लो तुम। आखिरी, आखिरी सलाम की जगह, कलाम की जगह आखिरी सलाम, कलाम मत, कलाम लिखना है लेकिन सलाम ट्रिक है। इसमें ये बात करते हैं कि पूरी पृथ्वी का अंत, कयामत, महाप्रलय, जो आपके दोस्त हैं वो हम शिव जी की तीसरी आंख खुलने पर जैसे कयामत आ जाती है, कुछ इसी तरीके से। चित्ररेखा में बात करते हैं प्रेम काव्य की। इसमें कन्नौज के राजकुमार प्रीतम सिंह चंद्रपुर नरेश की राजकुमारी चित्ररेखा की प्रेम कथा का वर्णन है। तो चारों चीज मैंने आपको बता दी। पद्मावत सबसे ऊपर है, अखरावट है, और लास्ट जो मैंने आपको अभी भी ट्रिक बताई थी, आखिरी, आखिरी कलाम, आखिरी सलाम मत कर देना। और लास्ट वाला कौन सा, चित्ररेखा, चित्ररेखा। राजकुमारी की जो प्रेम काव्य है उसे लगाइए, उनका इन्होंने चित्र बनाया था, तो चित्ररेखा। क्लियर है, जैसे आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। जो भी आपके नंबर है 10 है या 20 है वो आप देख लेना, यहाँ पर एकदम एज इट इज क्लियर हो गया। पेपर में ऐसा के ऐसे ही छाप देना, इसके बाद और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, ना अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड करना। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, तुम्हें चीजें साफ तो दिख रही है। क्लियर है, ठीक, थोड़ा सा लाइट है, अगली बार से ध्यान रखूंगा इसका। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी क्लियर हो गए आपके। भक्ति काल की विशेषता है। अब भक्ति काल की विशेषता यहाँ पर देख लेना ध्यान से, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिए। तुम्हारी बड़ी दिक्कत थी कि सर आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते। अब हर किसी का तरीका देखो, ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम। अब आपको पता है जो आपके ईश्वर कौन है, ईश्वर की बात करूं, ईश्वर की बात करूं तो ईश्वर आप भगवान कह लो उन्हें, आप उन्हें भगवान कह लो चाहे अल्लाह कह लो। आपको पता है भगवान वर्ड में क्या क्या छुपा हुआ है, भ, भूमि, आप में से कुछ को पता होगी, ग, गा मतलब है आपका गगन यानी कि आपका आसमान, ठीक, वा मतलब है आपका वायु, वायु, और आ की मात्रा को इसमें अलग ले जाता है, ठीक है, भगवा, ठीक है। आ मतलब होता है आपका अग्नि या आग,
और लास्ट का जो बचता है ना, इसका मतलब होता है आपका नीर। जो कहते हैं ना कि आपकी मृत्यु होने के बाद बॉडी पंच तत्वों में विलीन हो जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वही पंच तत्व है। हालांकि मतलब तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन तुमने सुने जरूर होंगे। ये होते हैं ना पंच तत्व, ये वही पंच तत्व होते हैं। अगर इसमें कोई गलती है तो आप मुझे बताएं। तो भक्ति काल की विशेषताएं क्या थी? ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव। भक्ति काल में यह नहीं था कोई छोटा कोई बड़ा, सबके प्रति कैसा भाव? समानता का भाव। सर आयुष सर ने अपनी क्लास में बहुत ही अच्छा इस वर्ड को समझाया है। और एक बात तुम सब सुन लो अच्छी तरीके से, ऐसा मत सोचा करो समानता हिंदी में आ गया तो उसका मतलब बदल जाएगा। नहीं, समानता का मतलब वही रहेगा। ठीक है। आइसक्रीम आइसक्रीम होती है, कंपनी बदल जाने से उसको ऐसे नहीं है कि अमूल वाली खाई जाएगी और मान के चलिए आप जो है क्रीम बेल वाली सर पे लगाई जाएगी, काम उसका खाने का ही हो गया। लाइक ये वर्ड जो है ना समानता कहीं भी आ जाए तो मीन्स इसके ऐसे निकालना गुरु की महिमा और नाम स्मरण। जैसे कि मान के चलिए, हालांकि आप दोस्तों कुछ कहेंगे, इस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपके क्या है? गुरु। तो उनकी क्या है? उनकी महिमा और नाम का स्मरण, उनकी रिस्पेक्ट करना। जबकि आज का समय आप देख रहे हो, आज के समय गुरु की कितनी रिस्पेक्ट होती है। थोड़ा सा अगर वो कुछ वो बोल दे तो स्कूल के बाहर जाके उनकी तोड़ाई की जाती है, उन्हें मारा जाता है। ठीक, तो यह है आजकल के गुरु की रिस्पेक्ट। और अगला, शासन शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। लाइक जो ऐसा ज्ञान होता है शास्त्र ज्ञान, आपको पता है धर्म ग्रंथ पर चीजें चलती थी, आपने सुना होगा तर्कवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता भक्ति काल में माना जाता था कि इन ज्ञानों की कोई भी हमें जरूरत नहीं है। जो भी चीजें बस भगवान में विश्वास रखो, उनकी आराधना करो, सदा सत्य बोलो। तो शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, आवश्यकता का उल्टा होता है आपका अनावश्यकता। ठीक, आवश्यकता का उल्टा होता है अनावश्यकता। अगला पॉइंट, ईश्वर के प्रति समानता, गुरु की महिमा, अहंकार का त्याग और लोक जीवन। मैंने अभी अभी कहा भक्ति काल का समय अहंकार किस बात का? ओडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर ऐसी कोई चीजें नहीं चाहिए थी, सब इंसान है। आपको पता है पहले जो गुरुकुल प्रथा चलती थी, उसमें शिष्य क्या करते थे? घर घर जाके भिक्षा मांगते थे। अगर आपने महाभारत या कोई नाटक देखा हो, उससे क्या होता था? आज के टाइम हमारी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी है, अगर कोई ट्यूशन में स्कूल में हमसे कुछ उल्टा बोल देता है ना, हम उसे अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ले जाते हैं कि तू तो बाहर निकलते ही गया। उस पर्सनैलिटी, उस अहंकार को ही तोड़ने के लिए पहले क्या करा जाता था? चाहे राजा महाराजा का लड़का हो, चाहे किसी छोटे व्यक्ति का, उस अहंकार को तोड़ने के लिए ही आश्रम व्यवस्था थी। घर घर जाके सभी को क्या करना पड़ता था? भिक्षा लेनी पड़ती थी। उसके मन में से ये सोच निकालनी थी उस समय पे कि तू भी भाई एक नॉर्मल इंसान है। आपने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के चर्चे तो सुने ही होंगे। कृष्ण एक राजा और सुदामा एक आम व्यक्ति। तो तुम ही सोचो अगर वहां इस टाइम पर ये चीजें चलती तो शायद क्या होता? कृष्ण और सुदामा के बारे में आप में से कोई नहीं जानता, ना उनकी दोस्ती के आज चर्चे किए जाते। तो कहीं ना कहीं अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव, नारी संबंधी विचार, भाषा शैली। भक्ति काल की भाषा शैली के बारे में आपको बात, इस पॉइंट को आप नहीं भी लिखेंगे तो ये चार बहुत हैं। उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, ठीक है, अहंकार का त्याग, शासन ज्ञान, रस, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। लाइक बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने से, नोवेल पढ़ने से कोई महान नहीं बनता, ये बात आप भी जानते हैं। डिग्री डिप्लोमे सबके पास होंगे, लेकिन जो असली इंसान आपको पता है वही होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम आए। यही मानवता है। अब आप कहेंगे सर कहना और करना अलग अलग बातें हैं, लेकिन देखिए मैं भी आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अपने लेवल पर आप कोशिश करें कि कभी कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। तो भक्ति काल का पूरा यहाँ पर मैंने आपको पोस्टमार्टम करके दिखा दिया। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहे मेरी तरह पॉइंट लिख दें या उत्कर्ष प्रेम के लिए आप 5 लाइन बना के 1 पेज भर दें। इसे कहते हैं टैलेंट। अब मैं तुम्हें सारा तो लिख के दिखा नहीं सकता। समानता का भाव 5 आराम से, इसमें आप 5-10 पॉइंट लिख दें, 1 पेज भर गया। पेपर का पेज होता ही कितना बड़ा है, इतना बड़ा, शायद मतलब यूं करके पेज होता है, और आप थोड़ा बड़ा साफ गैप दे के लिखिए, 2-4-5 पेज आराम से बढ़ जाते हैं। बाकी अपने लिखने की कला के ऊपर है। ठीक, भक्ति काल हो गया क्लियर और जायसी भी हो गए क्लियर। रीति काल की काव्य की प्रमुख, अब देखिए आपका रीति काल आ गया। इससे पहले मैंने क्या बताया था? भक्ति काल। अब रीति काल के बारे में थोड़ा सा जान लो, इसमें से क्या आता है? लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। भक्ति काल में ग्रंथों की अनावश्यकता थी, उनकी कोई जरूरत नहीं थी। जबकि रीति काल उसका क्या चल रहा है? अपोजिट चल रहा है। श्रृंगारिता थी, अलंकारिकता थी, आश्रयदाता की प्रशंसा, राज प्रशस्ति, चमत्कार का प्रदर्शन, उद्दीपन, रूप प्रकृति का चित्रण, ब्रज भाषा की प्रधानता, भक्ति और नीति। ये क्या कहती थी? श्रृंगारिता मीन्स अगर इंग्लिश में बात करूं मेकअप,
चीजों को इस समय में जो करा जाता था, क्या करा जाता था, और अलंकारिकता, लाइक आपने अलंकार सुना होगा। अलंकार शब्द ऐसे होते हैं जैसे आपने कुछ एक वर्ड लिखा, मैं एक लड़का हूँ, अलंकार होगा ये एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर लड़का है। जो तेजस्वी वगैरह वर्ड आए, सुंदर आए, अलंकार होता है उसी चीजों को बड़ा चढ़ाकर अट्रैक्टिव, लाइक अभी आपने एक बाइक खरीदी, उसे मॉडिफाई करा लो। अलंकार कुछ ऐसा काम करता है, सिंपल सेंटेंस में अगर अलंकार लगा दोगे तो वो सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, तारे लगा हुआ सुंदर सा। ठीक। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाता कौन होते हैं, जो एक व्यक्ति को, मतलब जैसे आपको पता है अभी धर्मशाला सुनी है, छोटी छोटी जगहें खुली हुई हैं, तो आश्रयदाता होता है जो दूसरे व्यक्ति को क्या दे, आश्रय दे। ठीक। चमत्कार का प्रदर्शन, बहुज्ञता, उस समय चमत्कार वगैरह चलते थे रीति काल के अंदर, जबकि भक्ति काल में आपने सुना ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। तो 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए। ग्रंथों की प्रधानता, ये भक्ति काल का उल्टा चल रहा है, चमत्कार का प्रदर्शन चल रहा है, आश्रय दाता यहाँ पर आपको मिले, और ब्रज भाषा की प्रधानता, जबकि भक्ति काल के अंदर आपने किसी भी भाषा की प्रधानता को नहीं देखा। तो रीति काल और भक्ति काल में ये बहुत बड़ा अंतर है, आप इसे कर लेंगे क्लियर। वहां पर अभी भक्ति काल में बात हुई नारी, नारी के लिए भी वहां पर वर्ड किया गया है, तो आप उसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक। तो रीति काल आपका यहाँ पर हो गया क्लियर। ठीक। ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जानेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति काल ज्यादा था। अगर आपको ज्यादा डिटेल में भी बताऊं तो बताइए आप कब तक याद रखोगे, जो ज्यादा डिटेल में जरूरी होता है उसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक। रहीम जी, रहीम, रहीम के बारे में देखिए, अभी मैंने छोटी छोटी चीजें ली है, अभी एक क्लास मैंने कहा है ना, एक क्लास में और डालूंगा, तो कोशिश करेंगे कल डाल दूंगा इसकी एक क्लास और। ठीक। तो रहीम, रहीम के बारे में आपको पता है पूरा का पूरा। ठीक। इनके बारे में क्या है, रहीम की कविता मार्मिकता का एकीकरण है। इनकी कविता में क्या है, मार्मिकता का एकीकरण आपको देखने को मिलता है। ठीक। इसे थोड़ा कम जूम करेंगे, ज्यादा हो गया। ठीक। मार्मिकता देखने को आपको मिलती है। ठीक। इन्होंने लोक प्रचलित, लोक प्रचलित क्या होता है, जो लोगों के बीच में प्रचलित होती है। लोक प्रचलित सहज, सहज सरल जन भाषा में दोहे या छंद लिखे हैं। उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसमें क्या लिखा है, इन्होंने दोहे लिखे हैं, छंद लिखे हैं, या बात को लिखी गई है। अभी मैं ही आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और मैं आपके सामने ऐसी भाषा लिखने लग जाऊं तो आप में से बोलोगे सर ये आप क्या लिख रहे हो, मुझे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लोक प्रचलित भाषा वो होती है जो आपको समझ में आए, उस समय के लोग समझते हो। हालांकि ये भी एक भाषा है जो मैंने लिखी है, इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड, तो आप यूं ना सोचे मैंने जो मर्जी लिख लिया है, शॉर्ट हैंड है ग्रीक वाली, आप चेक कर लो इसे। ठीक। अगर आपको ये वर्ड समझ में आ रहा है, शॉर्ट हैंड है जो मैंने अभी अभी आपको लिख के दिखाई। तो आप बात करेंगे रहीम की कविता में मार्मिकता पाई जाती है, लोक चलित या जन भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा उन्होंने यूज की ब्रज भाषा, पूर्वी, अवधि और खड़ी बोली को उन्होंने अपनी काव्य भाषा बनाया। काव्य भाषा क्या होता है, जिसमें उन्होंने रचनाएं की वो उनकी काव्य भाषा रही। और जैसा भी आपको मैंने ऊपर बताया था, ठीक, अत्यंत सरस और मार्मिक बनी पड़ी। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको दी है। आप खोलने को इसी लाइन को 10 लाइन में कर सकते हैं, इसी लाइन को आप 1 लाइन में खत्म कर सकते हैं। ये आपके टैलेंट के ऊपर बात है। मैं आपको समझा चुका हूँ, हर बार आपको नई चीज बता रहा हूँ, आपको खाली वर्ड पकड़ना है। आप इसी के ऊपर कहते नहीं तो राई का पहाड़ बना रहा है। तो कुछ इस तरह से ही ग्रेजुएशन का पेपर का हाल होता है, वर्ड पकड़ के लिखते जाइए बस, जो भी उससे रिलेटेड हो। अगला क्वेश्चन है कबीर। कबीर, हालांकि इनकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा जैसे मैंने जायसी की दी थी, मैं अभी थोड़ा बता रहा हूँ। कबीर ने अपनी रचनाओं में सिर्फ मानव जीवन के मूल्यों की व्याख्या की। कबीर की खासियत क्या है, सिर्फ मानव जीवन के जो आपके मूल्य थे उनकी व्याख्या की, बल्कि भारतीय संस्कृति में उनका धर्म, भाषा आदि में बेहद अच्छे तरीके से वर्णन किया। वही जो व्यक्ति कबीरदास के उपदेशों अथवा विचारों को अपने जीवन में उतार लेता है वह निश्चय ही आदर्शवादी बन जाता है। कबीर के बारे में आपने सुना होगा मोबाइल में, वीडियोस में, या काफी देखा भी होगा। एक काफी अच्छा उनका सॉन्ग भी है, नहीं सुनो तो आप सुनना। ये वाला मैंने दिन में बताया था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब आपने लिरिक्स पकड़ ली ना, यही गाना है। पंथी को छाया नहीं, पल्ला गे अति दूर रे भैया, वही वाला है, वो वाला गाना सुन लेना, सच कह रहा हूँ। अगर उसमें से तुमने 1 से 4 पॉइंट भी याद रख ली ना, पेपर में से छाप के आ जाओगे तुम, पेपर में से छाप के आ जाओगे तुम, स्टार लगा लो इस पे। तो ये वाला गाना सुन लेना 2-3 बार, मजा आ जाएगा आपको। ठीक। सकारात्मकता मिलती है, ये चीज आपको मैंने किसके बारे में बताई, कबीर के बारे में। ठीक है, कबीर सिंह वाला कबीर मत लिख देना। तो उसके बारे में देखो थोड़ा और डिटेल में अगर आपको लिखना है, यूँ लग रहा है कि नहीं इससे ज्यादा हमें जानना है, तो यहाँ पर आपके लिए लिख लीजिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैंने मलिक मोहम्मद जायसी का आपको दिखाया था ना, ऐसा कुछ दिखाऊं।
तो कबीरदास जी ने अपने अनूठी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। ठीक, कबीरदास जी कर्मकांड, पाखंड, मूर्ति पूजा आदि के घोर विरोधी थे। कबीर ऐसे थे, ना तो उन्होंने हिंदू की तारीफ करी, ना तो उन्होंने मुसलमान की तारीफ करी। इनका मानना था जिस भी धर्म में जो कमी है वो कमी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है आज के टाइम में जैसे हम लोग हैं, अपने धर्म की हम खासियत बताते, दूसरों की बुराई। कबीर, जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी, पीके मूवी में आमिर खान ने शायद हर धर्म की उसमें बुराई करी है, हालांकि वो अपना पर्सनल व्यू है। आप कह सकते हैं हिंदुओं की ज्यादा करी, कोई कह सकता है मुसलमान की ज्यादा करी। तो कबीर भी कुछ इसी तरीके थे। हिंदी साहित्य में महाज्ञानी कबीरदास, महाज्ञानी इन्हें कहा जाता है। कबीरदास जी की वाणी को साकी शब्द और रमेनी 3 अलग अलग रूपों में लिखा गया है। ठीक है, और इनकी जो भाषा कौन कौन सी है, पंजाबी, परखी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली ये जो कुछ कॉमन है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये आपको कॉमन मिलेंगे। अगर तुम भूल भी जाओ ना किसी की काव्य रचना में तो ना ऐड कर देना आप। ठीक, इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कबीरदास की द्वारा लिखी गई ज्यादातर किताबें दोहा और गीतों का विशाल संग्रह था, जिनकी संख्या 72 थी। इसे स्टार लगा लेंगे। टोटल जो इनके काव्य रचना और इनकी चीजें थी वो कितनी थी, 72 थी। ठीक है, राम काव्य धारा या राम श्री शाखा, इनके बारे में आप पढ़ लेना। आपको पता है जैसे उससे मीरा की बात करूं तो कृष्ण भक्त थे, सूरदास की बात करूं तो अलग अलग जब भक्ति काल चल रहा था कवियों ने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया था। ठीक, तो राम काव्य धारा जिन भक्त कवियों में विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपने लक्ष्य बनाया है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं राम श्री शाखा या राम काव्य धारा। तो आपकी इतनी सी होगी डेफिनेशन, पेपर में से छापना। राम काव्य या राम श्री शाखा क्या है, जिन भक्त कवियों ने विष्णु के रूप में जो राम का अवतार है उसको अपनाया उन्हें क्या कहा जाता है, राम काव्य धारा या राम श्री शाखा। राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि थे आपके तुलसीदास। कौन थे, तुलसीदास। राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। कम संख्या होने का सबसे बड़ा कारण है तुलसीदास का बरगदमयी व्यक्तित्व। कैसा है, बरगदमयी व्यक्तित्व। यह श्रवणवादी काव्य धारा है, इसलिए उच्च वर्ण में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। आपको पता है उस समय वर्ण व्यवस्था चलती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तुलसीदास को यहाँ पर बताया गया है बरगदमयी व्यक्तित्व। यही कारण है कि राम भक्तों की संख्या उस समय क्या पाई जाती थी, कम यहाँ पर बताया गया है। जैन साहित्य में विमल सूरी कृत पविम छरु सिद्ध साहित्य सब मूल कृत पवम। ये तो देखिए समझ में भी नहीं आ रहा, तुम यही वाला ऊपर वाले 2 करना। ठीक, जो आपको यही समझ में नहीं आ रहा पेपर में कैसे क्लियर करोगे इसे। और इसके अलावा एक क्लास में आपकी कर लूंगा, उसमें भी मैं आपको जैसे कभी जैसे मीरा हो गई, सूरदास हो गए, और इसके अलावा जो भी चीजें होगी जो बच्चे कुछ हैं और जो क्वेश्चंस हैं। आज मैंने आपको 4-5 पॉइंट करा दिए, 4-5 कल करा दूंगा, टोटल 10 पॉइंट हो जाएंगे। और मैं आपको पूरा भरोसा दे रहा हूँ 10 में से कम 5 से 6 पॉइंट आपको यहीं से क्लियर होंगे और आपके आराम से अच्छे खासे मार्क्स देखने को यहाँ से मिलेंगे। तो इसी तरीके से इग्नू वाले से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।